हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं सी आदित्य अग्रवाल और आज हम लोग फॉरेन एक्सचेंज का जो चैप्टर है क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स को पूरे अच्छे से समझेंगे और रिवाइज करेंगे कम से कम टाइम में। सर, हमारा एजेंडा क्या होगा? नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, नंबर 2 समरी नोट्स बना लेंगे हम लोग संगे संग समझने के लिए, क्लास के अंदर ही बनवा दूंगा। नंबर 3 सर क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस कर दीजिएगा, वो भी डिस्कस कर दूंगा। सर कुछ केस स्टडीज डिस्कस कर दीजिएगा, तो वो भी डिस्कस हो जाएंगी, डोंट वरी। ये सब हो जाएगा 15 से 20 मिनट के अंदर। एवरीबॉडी प्लीज साथ में रहिए। सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, तो दो बातें याद रखना। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब हो गया फॉरेन करेंसीज, और नंबर 2 फॉरेन सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स भी फॉरेन एक्सचेंज के अंदर आते हैं। सर फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? देखो, जब हम लोग डॉलर को कहते हैं ना कि $1 आज 90 रुपए का हो चुका है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? डॉलर को एक्सप्रेस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ आवर होम करेंसी, तो इसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से आपको मुश्किल से एक एमसीक्यू मिलेगा, मुझे तो लगता है मिलेगा भी नहीं। टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम तो आप समझ जाइए। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के बगल में याद करने के लिए आप लिख के रखिए पूरा गवर्नमेंट का कंट्रोल, पूरा गवर्नमेंट का कंट्रोल। सर इसका मतलब बेटा, इसका मतलब यह है कि जो भी फॉरेन एक्सचेंज रेट होगी वो गवर्नमेंट फिक्स करेगी और इसमें डिमांड और सप्लाई का कोई भी रोल नहीं रहेगा। इसमें गवर्नमेंट का फुल इंटरवेंशन रहेगा। मतलब पूरी जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो कंट्रोल कौन करेगी? उस देश की गवर्नमेंट करेगी। ठीक है सर, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम यहां लिखो पूरा डिमांड एंड सप्लाई का कंट्रोल। सर इसका मतलब बेटा कि फॉरेन एक्सचेंज रेट जो डिटरमाइन होगा वो मार्केट फोर्सेस से डिटरमाइन होगा, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई, और इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होगा, गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन नहीं रहने वाला है। सर ये दोनों ही चीज तो खराब है, हाँ, इसीलिए तीसरा बना है जिसको हम लोग बोलते हैं मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम, और कभी कभी इसको डर्टी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम भी कहते हैं हम लोग। ठीक है सर, इसमें क्या होगा? इसमें डिमांड एंड सप्लाई रोल होगा बट पार्शियल गवर्नमेंट कंट्रोल। सर इसका मतलब क्या समझाइए, अभी बताता हूँ। इसका मतलब यह है कि हम लोग डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर छोड़ देंगे कि तुम फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करो। आ गया फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब अगर वो हद से ज्यादा है तो गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स लेगी ताकि वो थोड़ा डाउन हो जाए, और अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट कम है तो देखो गवर्नमेंट बेवकूफ तो है नहीं कि वो उसको बढ़ाने पे चले जाए। ठीक है, बेसिकली इसमें मिक्स है फ्लेक्सिबल का और फिक्स्ड का, इसीलिए इसको बोलते हैं मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम। सर इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? मैंने आपको एक फ्लेक्सिबल और फिक्स्ड का डिफरेंस का टेबल दे रखा है, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन इसमें आने का चांस है। देख लो, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम डज नॉट चेंज विद डिमांड एंड सप्लाई, फ्लेक्सिबल चेंज होता है। फ्लेक्सिबल में गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं है, फिक्स्ड में पूरा गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है, और फिक्स्ड में बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज रेट स्टेबल रहता है क्योंकि गवर्नमेंट उसे फिक्स कर देती है। फ्लेक्सिबल में फॉरेन एक्सचेंज रेट डिमांड सप्लाई के हिसाब से चेंज होता रहता है। मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम का ये एमसीपी इंपॉर्टेंट है, इसे डर्टी फ्लोट भी कहते हैं, और इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि इसमें बेसिकली डिमांड और सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज को डिटरमाइन करेगी और गवर्नमेंट आएगी बस इसे देखने के लिए कि भाई ये एक्सचेंज रेट सही है कि नहीं। अगर बढ़ी हुई है तो कुछ स्टेप्स लेगी ताकि वो स्टेबल हो जाए। ठीक है, देखो लिखा है सेंट्रल बैंक इंटरवीन्स ओकेजनली टू स्टेबलाइज द करेंसीज वैल्यू टू अचीव इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। बस तो शॉर्टकट में कैसे याद रखोगे? फिक्स्ड का मतलब पूरा गवर्नमेंट का कंट्रोल, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम का मतलब डिमांड और सप्लाई का पूरा हुक्म चलेगा, और मैनेज फ्लोटिंग के अंदर डिमांड और सप्लाई का रूल चलेगा लेकिन गवर्नमेंट बीच में इंटरवीन करेगा। ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं सर, हमें डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज कब लगता है? बेटा ये रट के मत जाना और पढ़ के भी मत जाना। हमें फॉरेन एक्सचेंज कब लगता है? जब हम किसी चीज का इंपोर्ट करेंगे, जब हम बाहर घूमने जाएंगे, जब यहाँ के गोरे वहां पर अपने फैमिलीज को सैलरीज भेजेंगे, रेमिटेंसेस भेजेंगे, तब लगेगा। हमें लोन चुकाना है, हमें फॉरेनर्स को लोन देना है, हमें बाहर पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तब हमें डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लगता है। सर ये इंपॉर्टेंट है कि डिमांड और प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में क्या रिलेशन है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक ना हमारे दुबे जी थे और उनकी नई नई शादी हुई थी। ठीक है, तो दुबे जी की वाइफ ने कहा कि चलिए ना हमें बाहर थोड़ा घुमा के लाइए। तो दुबे जी ने बोला ठीक है। दुबे जी ने फॉरेन एक्सचेंज रेट को देखा और फॉरेन एक्सचेंज रेट काफी बढ़ा हुआ था, मतलब डॉलर 90 रुपए जा चुका था। तो दुबे जी अपनी वाइफ को कहते हैं कि भगवान, बाहर क्या पड़ा है, सारी सुंदरता तो इंडिया में है, देखो इंडिया कितना खूबसूरत। सो उन्होंने क्या किया, जब फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ा हुआ था तो लोग देखेंगे यार खर्चा बहुत हो जाएगा डॉलर खरीदने में,
देयरफॉर डिमांड फॉर जो डॉलर है वो रिड्यूस हो जाता। अब क्या हुआ, सोचो कुछ दिन बाद जब वो लोग पैकिंग वैकिंग करके इंडिया का प्लान बना रहा होगा, ऐसे सोच लो, तो अचानक से ना डॉलर का रेट गिर गया। ऐसा होगा नहीं, पर सपोज करो गिर गया। अब दुबे जी का मन कर रहा है कि भाई हम तो बीवी के साथ बाहर जाना चाहते हैं। तो अब दुबे जी क्या कहते हैं, भगवान तुम्हारा बहुत मन था ना बाहर घूमने का, चलो हम तुम्हें विदेश यात्रा करा के आते हैं। मतलब जैसे ही फॉरेन एक्सचेंज रेट घटा, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ गया। तो बेसिकली इनवर्स रिलेशन जो क्लास 11 में भी आप लोग लॉ ऑफ डिमांड में पढ़े सेम है, कोई इसमें हाथी घोड़ा बिल्कुल नहीं। अब सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन एक्सचेंज आता कहां से है बेटा, जब इंडियंस जो बाहर काम कर रहे हैं जब वो यहाँ पे रेमिटेंसेस भेजते हैं, हम लोग लोन लेते हैं, फॉरेनर जब इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, हम लोग सपोज करो बाहर में कोई फॉरेन एसेट खरीद रखे हैं पर वहां से मुझे रेंटल इनकम आ रहा है, तब आएगा फॉरेन एक्सचेंज। प्लस हम लोग जब एक्सपोर्ट करेंगे तब बहुत फॉरेन एक्सचेंज आएगा। तो ये सब हो गया सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, क्लास 11 बेटा सप्लाई और प्राइस में क्या था, पॉजिटिव रिलेशन। मतलब जैसे ही डॉलर का रेट बढ़ेगा, अब आप अपने आप को डॉलर का सप्लायर मान लो, जो डॉलर बेच रहा है, सपोज करो अपने आप को डॉलर बेचने वाला मान लो। अब जैसे ही डॉलर महंगा, आप क्या बोलोगे, डॉलर ले लो, डॉलर ले लो, डॉलर ले लो, डॉलर ले लो, ठीक है। सो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में क्या है, पॉजिटिव रिलेशन। अब अगर किसी बच्चे को डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम है तो मैं बना देता हूं, ये रहा अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बना दो, और ये देखो जब R1 है तो सप्लाई इतना है, जब रेट बढ़ गया तो सप्लाई इतना हो गया। और वैसे ही अगर मैं डिमांड का बनाने चल जाऊं तो उल्टा आ जाएगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। ये देखो दुबे जी जब 90 था तो डिमांड कम हो गया, जैसे ही 45 हुआ होगा दुबे जी ने कहा होगा चलो भगवान घूम के आते हैं बाहर विदेश, डिमांड बढ़ गई। इजी है हाँ एवरीबॉडी, यहाँ आप मार्किंग करना मत भूलिएगा। रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, क्वांटिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये बेसिक बातें हैं, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ता घटता कैसे है, तो अब आप ना मेरी बात एकदम ध्यान से सुनो। यहाँ पर आपको मैं मस्त चीज लिखा देता हूँ, आप यहाँ लिखो फॉरेन एक्सचेंज रेट। एवरीबॉडी कोई भी कॉपी ले लो, वहां लिखना चालू करो, फॉरेन एक्सचेंज रेट। देखो दो चीजें हो सकती हैं, या तो राइज हो सकता है या फिर फॉल हो जाएगा, करेक्ट। राइज का रीजन दो, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज राइजेस, ठीक है, हमें डॉलर ज्यादा चाहिए तो उसकी रेट बढ़ जाएगी, या फिर डॉलर कम आ रहा है इंडिया में, सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज फॉल्स। और कोई भी चीज का रेट कब घटता है, जब उसका डिमांड या तो फॉल हो जाए या फिर इंक्रीज इन सप्लाई हो जाए। ये दो रीजन होते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट के बढ़ने और घटने के, ठीक है। मैं इसका डायग्राम आपको कराऊंगा, पर उससे पहले मैं आपको दो चीजें बताना चाहता हूं। अब अगर बेटा $1 80 से बढ़ के 90 हो गया तो आप इसको ऐसे याद रखो कि इसमें क्या हुई, रुपये की बेइज्जती, करेक्ट, और डॉलर की इज्जत, क्योंकि रुपया वीक हो गया, डॉलर स्ट्रांग हो गया। इससे हम लोग क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन ऑफ होम करेंसी एंड एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते, आप अगर इसमें कंफ्यूज हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। आप क्या करना, लिख लेना, लिखने के मतलब पेंसिल से लिख लेना कि हुआ क्या है, उसके बाद डिसाइड करना, कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पर कि फॉल हो गया, मतलब $1, ये तो बेटा सपना सा ही लगता है, 90 से 70 हो गया। तो यहाँ इंडिया की बेटा इज्जत हो गई है, मतलब एप्रिसिएशन ऑफ होम करेंसी हो गया रुपये का, और डेप्रिसिएशन हो गया फॉरेन करेंसी डॉलर। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया हो। अब सेकेंड आप इसमें समझो इफेक्ट ऑन एक्सपोर्ट्स क्या होगा इस, और इफेक्ट ऑन इम्पोर्ट। मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी सी खराब है, थोड़ी नहीं काफी खराब है, आप अच्छी हैंड राइटिंग में लिख लीजिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, सपोज करिए कि $1 20 तारीख को, 20 जनवरी को 80 रुपए का, और आप एक एक्सपोर्टर हैं, ठीक है, आप एक एक्सपोर्टर हैं, मैं इसकी हाथ पांव बना देता हूं। अब अचानक से 21 जनवरी को आपको पता चला कि $1 90 का हो गया है। आपको पता है क्या होगा इस एक्सपोर्टर के साथ, ये पागल हो जाएगा खुशी से, हंसने लगेगा, भंगड़ा करने लगेगा, नाचने लगेगा, ये हैप्पी हो जाएगा, ये हैप्पी सिंह बन जाएगा। ये क्यों हैप्पी हो जाएगा, क्योंकि पहले इसे यही डॉलर एक्सचेंज कराने के 80 रुपीज मिल रहे थे, और अब इसे इंडियन करेंसी में 90 रुपीज के भाव से डॉलर एक्सचेंज कराने मिलेंगे। इसे हर डॉलर पे 10 रुपए का फायदा हो रहा है, इसलिए नाच रहा है। भैया देश का तो सर्वनाश हो रहा है बेटा, पता है, लेकिन आखिर में क्या बोले, बिजनेस इज बिजनेस। ये आदमी खुश रहेगा, ये बोलेगा देश गया तेल लेने, हम तो भाई खुश हैं भैया, और हमारा दिमाग खराब है, ठीक है। ये यही गाना गाएगा, हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है, ठीक है। लेकिन बेटा वहीं पर एक इंपोर्टर बैठा है, वो हंस रहा था, पर अब उसका ये हंसी रोने में कन्वर्ट
कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों रोने में कन्वर्ट हो जाएगा? क्योंकि $1 के बदले पहले उसे 80 रुपीज देने पड़ रहा था, पर अब उसे वही डॉलर कितना में खरीदना पड़ेगा? 90 रुपीज में खरीद। तो इसका आंसर हुआ कि एक्सपोर्ट विल राइज एंड इंपोर्ट विल फॉल। और भैया अगर उल्टा हो जाए तो बेटा उल्टा हो जाए तो क्या होगा? अगर रेट घट गया तो एक्सपोर्टर रोने लगेगा, तो एक्सपोर्ट विल फॉल। और डॉलर सस्ता हो जाएगा तो हम लोग ज्यादा चीज मतलब कम पैसा दे करके ज्यादा डॉलर खरीद पाएंगे, तो इंपोर्ट विल राइज हो गया। अब आई होप इतना आराम से ये सोने वाला जो सिस्टम है वो वाला याद रख के अगर आप करोगे तो कभी भी आपका कोई भी मिस्टेक नहीं हो। सर इसका डायग्राम बता दो आप मेरे को। बिल्कुल बताता हूँ, बात को इधर समझो। पहले ये देखो कि सर डिमांड बढ़ता क्यों है? डिमांड कब बढ़ता है? जब इंडियन इंक्रीज देयर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। मार्क करके रखना है इसको कि कब फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड बढ़ता कब है। वो तुमको बोलेगा नहीं कि डिमांड बढ़ गया है, वो तुमको केस स्टडी में लिख करके देगा। यही मैं डिस्कस कर रहा था। वो लिख के देंगे कि इंडियन वाले, इंडिया के जो लोग हैं वो बाहर बहुत पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? वो तुमको बोल रहा है डिमांड बढ़ गया है, और अब तुमको बोलेगा कि फॉरेन एक्सचेंज रेट में क्या फर्क आएगा वो बताओ, मतलब क्या चेंजेस आएगा वो बताओ। तो आपको डिकोड करना है कि इंडियन पीपल अगर फॉरेन में ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो डिमांड ऑफ डॉलर बढ़ रहा है, या फिर इंडियन मैन्युफैक्चर प्लानिंग कर रहे हैं कि हम लोग बाहर अपने फैक्ट्री लगाएंगे। बात एक ही है। और इसको एक और वे में लिखा जा सकता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर नेट सेलर है कैपिटल मार्केट में। सर इसका मतलब बेटा, इसका मतलब कि बाहर के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो इंडिया में पैसा लगा नहीं रहे हैं, वो नेट सेलर है, वो बेच रहे हैं शेयर्स को। तो इंडिया में डॉलर आएगा कैसे अगर बाहर वाला लोग इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करेगा? तो सप्लाई रिड्यूस हो जाए। ये दोनों ही वजह, चाहे डिमांड बढ़े या सप्लाई घटे, दोनों के वजह से फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ जाता। अब आपका सवाल होगा कि सर इसे डायग्राम में बताइए। ये लो डायग्राम में बता देता हूँ। ये लो, मैं इंपोर्टर एक्सपोर्टर को डिलीट करता हूँ और मैं आपको डायग्राम में बताता हूँ। ध्यान दो, ठीक है। पहले क्या करना, एक इक्विलिब्रियम रेट निकालना, ठीक है। ये रहा डिमांड, ये रहा सप्लाई, यहाँ रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लिख देना और यहाँ क्वांटिटी लिख देना, ठीक है ना। ये हो गया मेरा इक्विलिब्रियम रेट, ये हो गया मेरा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब अगर डिमांड बढ़ जाता है, ये लो मैं डिमांड को इंक्रीज करता हूँ, राइट वर्ड शिफ्ट। अगर 11 थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो ये याद होना। देखो बढ़ा हुआ रेट आ गया R1, ठीक है। आपसे रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर ही क्वेश्चन करेगा, सो द आंसर इज फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा। सेकंड, इसमें तुमसे पूछ सकता है कि एक्सपोर्ट पे क्या होगा, तो वही एक्सपोर्टर तो खुश हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा, वो भी एक क्वेश्चन। फिर पूछ लेगा इंपोर्ट्स पे क्या फर्क होगा, तो इंपोर्ट्स विल फॉल, ठीक। अब अगर इसी क्वेश्चन को मैं नेट सेलर मतलब सप्लाई के एंगल से दिखाऊं तो ये तो गायब हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो इसी क्वेश्चन को अगर हम सप्लाई रिड्यूस कर दे तो देखना फिर भी सेम आंसर आएगा। चलो सप्लाई को मैंने रिड्यूस कर दिया, देखो आप रेट बढ़ा हुआ ही आया। तो चाहे डिमांड बढ़े चाहे सप्लाई कम हो, दोनों में फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ा हुआ आएगा। और सर उल्टा मतलब सर फॉरेन एक्सचेंज रेट घटता कब है? मैंने क्या बोला, जब डिमांड रिड्यूस हो जाएगा या फिर सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा। करके दिखाता हूँ, ये मैंने नोट्स में सारी चीजें लिख के रखी हैं, सारी चीजें। और मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि मैं ये जो कह रहा हूँ ना वो आप इसको हिंदी में नोट डाउन कर लो अपने पास कॉपी में, उससे आपको रिवाइज करने में बहुत हेल्प होगा। हम लोग तो अपनी क्लासेस में बच्चों को हिंदी में ये सब लिखवा देते हैं ताकि उनको कॉपी मतलब बुक पढ़ते ही हमारे नोट्स उन्हें समझ आ जाता है कि अच्छा यहाँ भैया ने ये बोला था, यहाँ भैया ने ये बोला था। सप्लाई हो गया, ये डिमांड, ये हो गया इक्विलिब्रियम रेट। बस खत्म होने वाला है बेटा, सब टॉपिक्स कवर्ड है, आप देख लेना अपनी बुक उठा के, सब कवर्ड। अब अगर हमने अपनी डिमांड कम कर दी डॉलर्स की, देखो रेट घट गया, देखो रेट घट गया, सिंपल। फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे क्वेश्चन पूछ लेगा वो तुमसे। और अगर आपको बोले कि बाहर वालों ने ना इंडिया में बहुत सारे शेयर्स खरीदने चालू कर दिए, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आर नेट बायर्स इन इंडियन मार्केट, मतलब वो लोग खरीद रहा है डॉलर बहुत सारा, तो सप्लाई बढ़ जाएगा बेटा। ये ले सप्लाई बढ़ा दिया मैंने, फिर भी देख रेट घटा हुआ ही आएगा, फिर भी देख रेट घटा हुआ ही आएगा। बस चैप्टर खत्म हो गया, और कुछ नहीं। एक ये फंक्शन है। अच्छा और एक चीज, डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी क्या होता है बेटा? दोनों सेम होता है, दोनों में रुपया की बेइज्जती होती है क्योंकि डॉलर महंगा हो जाता है, पर एक ही डिफरेंस है दोनों में। डेप्रिसिएशन मार्केट फोर्सेस के वजह से होता है, मतलब डिमांड और सप्लाई के वजह से। डीवैल्यूएशन इज मेड बाय द गवर्नमेंट, मतलब दोनों में न्यूमेरिकली दोनों सेम है, पर डिसीजन वाइज डेप्रिसिएशन ऑटोमेटिक डिमांड और सप्लाई के वजह से होता है और डीवैल्यूएशन गवर्नमेंट खुद करती है, ये याद रख, ठीक है। दोनों के केस में एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो पूरा चैप्टर खत्म हो चुका, तो आप जल्दी से आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और रिवाइज करिए। सबसे पहले क्या था कि सर फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? दो चीजें, फॉरेन करेंसी, फॉरेन सिक्योरिटीज। उसके बाद सर फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? जब एक कंट्री का करेंसी को हम लोग अपने होम करेंसी के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। सर कितने सिस्टम थे बेटा? 3 सिस्टम थे। नंबर 1 फिक्स्ड, पूरा गवर्नमेंट का कंट्रोल। नंबर 2 फ्लेक्सिबल, मतलब इसमें पूरा डिमांड एंड सप्लाई, गवर्नमेंट का कोई रूल नहीं। नंबर 3 मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम, जिसके अंदर डिमांड सप्लाई डिटरमाइन करता था पर गवर्नमेंट आकर के उसमें इंटरवीन
करके गवर्नमेंट उसे स्टेबलाइज कर, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े कि फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड इंडिया में कब आता है। इंडिया क्या फॉरेन एक्सचेंज डिमांड हम लोग कब करते, तो वो बहुत 4-5 पॉइंट बहुत इजी थे। सर डिमांड और रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में क्या रिलेशन है, इनवर्स। अगर रेट बढ़ गया है तो भगवान बाहर घूमने नहीं जाएंगे, अगर रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज घट गया चलो भगवान इंडिया के बाहर जाते, ठीक है। सप्लाई और फॉरेन एक्सचेंज रेट में क्या रिलेशन है, पॉजिटिव। अगर रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बढ़ा सप्लाई बढ़ जाएगा, रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज घटा सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज घट जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े फॉरेन एक्सचेंज रेट में चेंज कैसा कैसा आता है, तो दो चेंज, एक बढ़ेगा एक घटेगा। कोई भी चीज का रेट कब बढ़ता है, जब डिमांड या तो इंक्रीज कर दो या सप्लाई को घटा दो, ठीक है। और रेट घटता कब है, जब डिमांड कम हो जाए या फिर किसी चीज का सप्लाई बढ़ जाए। अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो ऐसे सोचो अगर डॉलर का रेट बढ़ गया तो इंडिया वीक हो रहा है, मतलब डेप्रिसिएशन ऑफ होम करेंसी लेकिन एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। मुझे पहले 80 रुपया मिल रहा था, अब मुझे वही डॉलर के बदले 90 मिलेगा। मैं तो एक्सपोर्टर हूँ, वाह मैं तो हैप्पी हो जाऊंगा, लेकिन एज एन इंपोर्टर मैं सैड हो जाऊंगा। क्यों, क्योंकि वही डॉलर खरीदने के लिए मुझे पहले 80 देना पड़ रहा था, पर अब 90 देना पड़ेगा। और सर अगर उल्टा हो गया तो मतलब 90 से 80 आ गया रेट, तो एज एन एक्सपोर्टर में रोने लगूंगा और एज एन इंपोर्टर में खुश हो जाऊंगा, ठीक है। तो पूरा चैप्टर मुझे लगता है मैंने 17-18 मिनट में विथ ग्राफ और विथ बहुत सारी चीजें बता दी हैं। आप लोग जो भी बुक से पढ़ रहे हैं सारी बुक अच्छी हैं, पर हमारी बुक के अंदर सिर्फ और सिर्फ 90 पेजेस में सारे सैंपल क्वेश्चन पेपर के भी क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं और हर चैप्टर को बहुत कंसाइज वे में इंपॉर्टेंट सारे नोट डाले हुए। अगर आप चाहो तो आप बुक को परचेज कर सकते हो नीचे दिए गए लिंक्स। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। नेक्स्ट पार्ट में मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट भी लाने वाला हूं आपके लिए। स्टे ट्यून टू द चैनल। थैंक यू वेरी मच।